जय हिंद बच्चों, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वी आर लकी टू हैव कर्नल के मिश्रा एमंग अस टुडे। आज हमारे बीच में है कर्नल के मिश्रा, 1983 बैच, नेशनल डिफेंस एकेडमी। कर्नल मिश्रा जो 1983 से पहले उत्तर प्रदेश के किसी रूरल बैकग्राउंड या मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण अंचल से निकले आर्मी के डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। मिलते हैं कर्नल मिश्रा से, जानते हैं उनके अनुभव और अंत में वो बताएंगे कि आजकल के बच्चे कैसे अपनी एसएसबी को क्वालिफाई करेंगे। वेलकम कर्नल सर। थैंक यू मिस्टर गौरव। सर, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे किसी भी डेकोरेटेड ऑफिसर के बारे में जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पैदा ही हुए होंगे किसी आर्मी ऑफिसर के घर में, या किसी मेट्रो सिटी को बिलोंग करते होंगे, या कॉन्वेंट एजुकेटेड रहे होंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आपका नेटिव प्लेस। ओके तो आई विल कीप दिस टॉक इन बाईलैंग्वेल एंड सर बेटर विल बी इन हिंदी। हाँ, बाईलैंग्वेल, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलता रहूँगा, जिससे कि सारे बच्चे मुझे समझ सकें जी। मिस्टर गौरव हैज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एज कर्नल के मिश्रा। जी। मैं एमपी के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक गांव है। गांव इतना रूरल है कि उस गांव में बस तक नहीं जाती थी उस ज़माने में। उस जमाने में सर गांव तक बस का भी कनेक्शन नहीं था। गांव में बस का भी कनेक्शन नहीं था, और बस को पकड़ने के लिए हम लोग 5 किलोमीटर चल के आते थे, एक नदी पार करते थे और नदी के ऊपर बस मिलती थी। सो दैट इज़ माई बैकग्राउंड, दैट इज़ माई नेटिव, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई लाइफ। सर, उस विलेज में आप किस एज तक रहे? मैं उस गांव में पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पढ़ा। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एंड माय फादर इज़ ए फार्मर। आई एम blessed that he is still alive, though he is now aged and then he is mostly at home. लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों अभी हैं। तो घर से मैं किसान हूँ, मेरे पापा किसान हैं, मेरा छोटा भाई लैंड देखता है, और मैं फिर 5वीं क्लास के बाद में मेरी स्कूलिंग गांव से थोड़ी बाहर हो गई। तो सर 5वीं क्लास के बाद जहाँ आपका स्कूल आया, वो एक मेट्रो सिटी था या वो क्या था? या 5वीं क्लास के बाद में आई qualified to join a Sainik school that is in Rewa. Okay. So this qualification to this school itself was something miraculous. मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल के बैच का लास्ट बच्चा था जो क्वालिफाई किया। अच्छा। So my roll number in my school is 852. That is the last number. उसके बाद में फिर क्लास चेंज हो जाती है। अच्छा। So एंड हाउ दिस हैपेंड आज तक मैं नहीं जानता, क्योंकि बिना पढ़े, एक दिन की प्रिपरेशन बिना किए हुए मैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए गया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है। बस मेरे पिताजी ने स्कूल का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में प्रोस्पेक्टस ला के दे दिया। प्रोस्पेक्टस में कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस थे कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देयर वर 5 क्वेश्चन पेपर्स, 5 ये टेस्ट सर OMR पर ही हुआ होगा ऑब्वियसली। नो, उस टाइम पे सब कुछ ये ऐसे टाइप में था, लिखना था ये, क्योंकि OMR का कल्चर ही मेरे ख्याल से 80s में आया है। ओके। और आई हैड अपीयर्ड फॉर माय स्कूल इन 1972। आई एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट। माय फर्स्ट पेपर वाज ऑन 18th Feb 1972. The time when India was in fight with Pakistan in order to make Bangladesh. India had just won the 1971 war. अच्छा। 1971 वॉर दिसंबर में हुआ था, 3 दिसंबर को चालू हुआ, 17 दिसंबर 71 को ख़त्म हो गया। तो आई हैव ए वेरी विविड मेमोरी ऑफ द वॉर इन विच इट वाज बेसिकली द रेडियो, जहाँ पर समाचार आते थे। गांव में छोटे मोटे जुलूस निकला करते थे, एंड दैट इज़ द मेमोरी एंड द टॉक्स ऑफ वेरियस जनरल्स ऑफ बोथ इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी। सो दैट आई रिमेंबर कि वो कैसे बात करते थे, क्या करते थे। तो सैनिक स्कूल रीवा में आपने 1972 में एडमिशन लिया? जुलाई 1972। जुलाई 1972 में आपने एडमिशन लिया। या
फिर उसी सैनिक स्कूल में ऑब्वियसली आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक पढ़ते रहे होंगे। Again, I am fortunate. I did not reach class 12th. I qualified for NDA. At that time, the qualification to join NDA was 11th. अच्छा। तो मैंने 10th बोर्ड लिखा, 11th मैं पढ़ रहा था। हाँ। इन बिटवीन मैं NDA क्वालिफाई कर गया, तो 11th पास करके मैं NDA चला गया। अगर 12th तक मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, बाकी फिर मेरी ग्रेजुएशन बाकी चीज़ें नेशनल डिफेंस जाके अकेडमी NDA से में हुई। फाइन। सर, जैसा कि रूरल बैकग्राउंड आपकी रही, हिंदी भाषी मूल रूप से रहे आप, घर में भी कोई बहुत खास एजुकेशन का एटमॉस्फेयर नहीं था, और एनडीए की ट्रेनिंग जो 4 साल की होती है वो काफ़ी वाइगोरस होती है डाउटलेसली। तो सर, वहाँ का सर्वाइवल कैसे बना? क्या पृष्ठभूमि दिक्कत नहीं आई? ओके। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मेरा रूरल बैकग्राउंड एनडीए में थोड़ा सा मेरे लिए एडवांटेजियस था। अच्छा। एनडीए क्वालिफाई करना इज़ ऑफ कोर्स एवरीवन वन हैज़ टू वर्क फॉर इट, सबको पढ़ना पड़ेगा। मेरे घर में या मुझे कभी किसी ने बताया था कि देयर इज़ नो वे टू सक्सेस। परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे। हमारे स्कूल में असेंबली में एक थॉट दिया जाता था। द टीचर्स यूज्ड टू गिव अ थॉट फॉर द डे, एंड इन दैट वन देयर यूज्ड टू बी वन लाइनर और समथिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, कि परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम बच्चों के दिमाग में घर कर जाती हैं, या घर कर जाती थी, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट। सो स्कूल वॉज इंग्लिश मीडियम, मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम से था। हिंदी भी बिल्कुल कोलोकियल गांव की बोला करता था। क्षेत्रीय भाषा का बोलचाल था। बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा, कोलोकियल, जो मेरे गांव में लोग बोलते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग आई न्यू। नॉट इवन ए वर्ड ऑफ इंग्लिश, नॉट इवन ए वर्ड ऑफ खड़ी हिंदी जिसको हम कहते हैं। अच्छा। एंड आई केम टू स्कूल, एंड गॉड इज़ ग्रेट, माई स्कूल इज़ ग्रेट। स्कूल कैरिड मी थ्रू, एंड ऑफ कोर्स जो आपका अपना पार्ट है मेहनत का, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सर, एनडीए से कौन से ईयर में पास आउट हुए? या एनडीए आई ज्वाइंड इन 6 February 1980। 1980 6 फरवरी 1980 को मैं एनडीए ज्वाइन किया, और 21 दिसंबर 1982 को आई कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग एट एनडीए एंड ज्वाइंड आईएमए। ओके, फाइन। और आईएमए से कब पास आउट हुए सर? आईएमए से माई कमीशनिंग डेट इज 17 दिसंबर 1983। सो 1 year ऑफ ट्रेनिंग एट आईएमए, और उसके बाद में फिर 17 दिसंबर को मैं आईएमए से कमीशन होकर के, और देन आई बिकेम ए ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। सर, पहली पोस्टिंग कहाँ मिली? आई वॉज पोस्टेड एट ए ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड उदयपुर। उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। तो पहली पोस्टिंग आपकी जब उदयपुर में हुई, तो सर ये कितने दिन या कितने सालों के लिए उदयपुर में रही? ओके, उदयपुर में मैं रिपोर्ट किया था, इफ़ आई कैन रिकलेक्ट द डेट, 21 जनवरी 1984, और आई थिंक September 85, maybe around 25th of September 85, I got posted out. In fact, my battalion got posted out. मैं इन्फेंट्री का हूँ, तो हम इन्फेंट्री में हमारी जो पोस्टिंग्स होती हैं, जो बटालियन होती हैं, तो फिर मेरी बटालियन की पोस्टिंग वहाँ से हो गई, और हम फिर वहाँ से फील्ड में चले गए। सर, अब तक आप एक वर्दी में एक डेकोरेटेड ऑफिसर बन चुके थे। Yes, on 17 December 83, I had worn my rank at IMA. आपका सबसे पहला कोई कॉम्बैट ऑपरेशन, कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस या किसी युद्ध का एक्सपीरियंस सबसे पहला, वो कब का था, और उस समय कैसी मनोदशा थी? Okay, it was, I would say that कि initially the things were very simple. पहले चीज़ें थोड़ी सी ठीक थी। जब मेरी पोस्टिंग फील्ड में हुई, जब मैं अरुणाचल प्रदेश में गया, तो आई कैन नॉट कॉल इट एज ए कॉम्बैट एक्सपीरियंस, बट देन आई विल डेफिनेटली से दैट कि वन ऑफ द पेट्रोलिंग, दैट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग वी कॉल इट, वो मुझे करना पड़ा था, जिसमें आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी आउट ऑफ ऑन माई ओन फॉर अबाउट 21 days। तो 21 days का आपका पूरा राशन, आपका सामान, सारा कुछ आपको आपके पीठ में रहता है, पिट्ठू में रहता है। लॉन्ग पेट्रोलिंग पर आप लोग निकल गए। मैं निकला था, और दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट कॉल इट एज ए कंप्लीट कॉम्बैट एक्सपीरियंस, बट दैट एक्सपीरियंस ऑन माई ओन, इन विच आई वॉज इन जंगल्स विद माई मैन। मैं अपने जवानों के साथ में जंगल्स में था, अरुणाचल के बड़े घने जंगल, पहाड़ियाँ, नदी नाले,
बहुत अच्छा लगा, अपने आप में बहुत भरोसा हुआ उस टाइम पे कि भाई मैं 20-21 दिन तक अपने आप में सर्वाइव कर सकता हूँ। उस समय सर आपको कौन से वेपन्स मिले थे? वेपन्स नॉर्मल अपने जो इन्फेंट्री के होते हैं, जो पर्सनल वेपन होते हैं, राइफल, वो मेरे पास में थी। ऑलराइट, फंटास्टिक सर। सर इसके बाद पहला प्रमोशन आपको कब मिला? पहला प्रमोशन मुझे वहीं अरुणाचल में ही मिल गया था। फ्रॉम सेकंड लेफ्टिनेंट आई हैड बिकम लेफ्टिनेंट एंड फ्रॉम लेफ्टिनेंट आई बिकम ए कैप्टन इन अरुणाचल इटसेल्फ। सो इन अबाउट 2 years ऑफ माई सर्विस आई वाज ए कैप्टन। फाइन। अब सर कैप्टन जब तक आप बन चुके थे, क्या तब तक शादी हो चुकी थी कि उसके बाद हुई थी? नो नो, मेरी शादी थोड़ा अपने हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से मेरी शादी लेट हुई थी। आज तो बहुत अर्ली है, क्योंकि आज 30 साल से पहले कोई शादी के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन एट दैट टाइम I was around 27-28 years of age, which was considered to be a little late because people used to get married between 24 and 25. जी, तो शादी, जब आपकी शादी हुई तब आप किस पद पर थे? I was a captain at that time. ओके फाइन। सर कैप्टन रहे, सेकंड लेफ्टिनेंट रहे, वर्तमान में तो सेकंड लेफ्टिनेंट का पद ही खत्म पद ही चुका खत्म है। हो गया। यू आर है ना? करेक्ट, यू आर राइट, यू आर तो सर जो आर्मी में हायरार्कीज हैं और ये जो पद हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कौन से पद से आ जाती हैं अधिकारियों के पास? इनफैक्ट की महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां इज बेस्ड ऑन द अपॉइंटमेंट यू आर होल्डिंग एज ए कैप्टन। ऑल्सो इफ यू आर द एडजुटेंट ऑफ ए बटालियन, आपके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। जी। अगर आप क्वार्टर मास्टर बटालियन के हैं तो आपके पास में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं कहीं पर तो आपके पास में बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जो कैप्टनसी होते हैं। बट अदरवाइज एज ए मेजर आप एक कंपनी कमांडर बन जाते हैं। So that is the time when you are responsible for your company. कंपनी में करीब about 100 people, 120 लोग रहते हैं, आप उनके जिम्मेवार हो जाते हैं। तो then you are responsible for their training, for their promotion, for their well-being, for their documents। तो आपकी जिम्मेवारी टेक्निकली जब आप मेजर हो जाते हैं तो फिर बढ़ जाती है। फंटास्टिक सर। अब सर थोड़ा वर्तमान में आ जाते हैं कि वर्तमान में जो एसएसबीज होती हैं, वर्तमान का जो यूपीएससी कंडक्टेड एनडीए रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एसएसबी का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वर्तमान के दृष्टिकोण से देखते हुए एक रूरल बैकग्राउंड का हिंदी भाषी छात्र, उसको सबसे ज़्यादा किन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए टू गेट इनटू एनडीएस? ओके, आई वुड से दैट कि गेटिंग इनटू एनडीए has become competitive. In fact, for that matter, any prestigious institution, because of our population, it has become more competitive. जी। vis-a-vis what it was earlier. आज की तारीख पे जो एनडीए का सक्सेस रेट है इज जस्ट अबाउट 2.3% टू अबाउट 2.5%। तो अगर 100 बच्चे बैठेंगे तो उसमें से 2.5 से 3 बच्चे ही इन हो पाएंगे, बाकी छूट जाएंगे। रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, एसएसबी तक मैं पहुँचा ही नहीं। सो अगर आप इतने भीड़ भाड़ में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी लिटिल मोर लेबोरियस एज फार एज योर स्टडीज आर कंसर्न। तो आपको स्टडीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सेकेंड, जब आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ लॉजिकल एंड अ साइंटिफिक प्रिपरेशन। प्रिपेयर सभी करते हैं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। मुझे ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि आजकल के बच्चे दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर अवेयर, उनके पास में अवेयरनेस के एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उस अवेयरनेस के एवेन्यूज़ में उनको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि क्या मुझे जानना है, क्या मुझे नहीं जानना है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस टू ज्वाइन एनडीए इज़ डिफाइंड, बट द मटेरियल अवेलेबल फॉर दैट सिलेबस इज़ इनफाइनाइट। From that infinite, you will have to come to the finite material, and in that finite material आपको फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। And I'm sure अगर आप उस चीज़ को डिफाइन करके आप मेहनत करेंगे, 100% you will qualify। अब सर बात जब एसएसबी की करते हैं तो एसएसबी के दृष्टिकोण से कम्युनिकेशन स्किल एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, ऐसा कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल की क्या भूमिका हो जाती है सर एसएसबी में? ओके, इस प्रश्न का उत्तर सर हिंदी में रखें प्लीज। ओके, मुझे सवाल पूछा गया कि एसएसबी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल को हम किस हिसाब से अपने आप को शार्पन कर लें, किस हिसाब से अपने आप को तैयार करें। जो आर्म्ड फोर्सेस की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ इंग्लिश, वो इंग्लिश है। अब हम जब एसएसबी देने जाते हैं तो एसएसबी में भी
जब मैं एसएसबी देने गया था, मैं इलाहाबाद में ही गया था एसएसबी में, तो कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु केम वो काफ़ी कम थे, तो स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में इतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो एसएसबी के लिए सबको उस टाइम फ्रेम में एसेस करना हैज़ बिकम ए चैलेंज। तो जैसे आईएएस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन्होंने एक स्क्रीनिंग रखा हुआ है, सेम चीज़ हैज़ बीन ब्रॉट इनटू एसएसबी ऑल्सो, कि बच्चे आएंगे तो उनको पहले ही छांटा जाएगा कि क्या आप एसएसबी के में जाने के लायक हैं कि नहीं हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग। अब उस स्क्रीनिंग में आपको जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप मेन एसएसबी तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज़ आपको फिर बोलेंगे चलिए आप जाके तैयारी करिए, तैयारी करने के बाद में अगली बार आइए। तो जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो जो टेस्ट है, अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो वो टेस्ट एक मिनी एसएसबी ही है। व्हेन यू आर बीइंग स्क्रीन्ड इन, जब आपकी स्क्रीनिंग के टेस्ट हो रहे हैं तो एक छोटा सा मिनी एसएसबी है, जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेन तक पहुंचते हैं जी। अब उस मिनी एसएसबी में या स्क्रीनिंग में, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज वर्किंग लैंग्वेज आर्म्ड फोर्सेस की इंग्लिश है, तो उसमें थोड़ा सा जोर पड़ जाता है। जब आप डिस्कशन में बैठेंगे, जब आप नरेशन में बैठेंगे, जब आप अपना वायर टेस्ट लिखेंगे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको इंग्लिश में नज़र आएंगे। तो अगर आप एक प्योर हिंदी भाषी बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू बी फेयरली कंफर्टेबल। अंग्रेजी में आपको कंफर्टेबल होना यहाँ पर अनिवार्य सा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्क्रीनिंग के क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। आप जब डिस्कशंस चालू होंगे, स्टोरी लिखनी पड़ेगी, स्टोरी को नरेट करना पड़ेगा व्हेन यू आर डिस्कसिंग, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर आपको डिसएडवांटेज है। तो बेसिक आईक्यू तो आपको शार्पन करना ही है। उसके बाद में आपकी जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, वो थोड़ा सा ज़रूरी है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फैंटास्टिक सर। तो बच्चों, ये डिस्कशन हमारा चल रहा है कर्नल मिश्रा सर के साथ। जैसा कि अब तक के डिस्कशन में आपने देखा, मिश्रा सर ने अपनी जर्नी और वर्तमान के बच्चे जो एनडीए या किसी भी अन्य कंपटीशन के थ्रू एसएसबी की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ गुरु मंत्र दिए। आशा है आपके कुछ बुनियादी लेवल के डाउट्स एज वेल एज सर का इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके प्रश्न को मिश्रा सर के से डिस्कस करके उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो सर, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव। जी वेलकम सर। अब हम बच्चों से मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू बच्चों। जय हिंद।